आज बांके बिहारी प्रकरण में चीफ के सामने ये मैटर लिस्ट हुआ। कल 29 जुलाई 2025 इसकी डेट थी और जिसमें कोर्ट को रजिस्ट्री द्वारा बताया गया कि इस मैटर में और भी इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन और कुछ रिट पिटिशंस दाखिल हुई हैं, तो इन सभी मैटर को एक साथ क्लब करके इनकी सुनवाई एक ही बेंच में की जानी चाहिए। इसके लिए आज चीफ के सामने मेंशन भी किया गया और चीफ ने इसमें एक सप्ताह बाद की डेट लगा दी है और एक सप्ताह बाद इन सारे मैटर्स को क्लब करके इसकी सुनवाई की जाएगी। 3 मूल रूप से मुद्दे इस मिसलेनियस एप्लीकेशन के माध्यम से दाखिल किए गए थे। पहला था कि मंदिर का जो 300 करोड़ के आसपास का कोर्स है उसको कॉरिडोर के उपयोग के लिए प्रयोग में लाया जाए। दूसरा मुद्दा था ये ऑर्डिनेंस वाला और तीसरा मुद्दा था मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको कि हमने सैकड़ों वृंदावन वासियों के तरफ से चैलेंज किया है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ दिस कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको लेकर, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेकर हम कोर्ट गए हैं और हमने कोर्ट से प्रार्थना की है कि वी फाइल्ड दिस इंटरवेंशन एप्लीकेशन विद कॉन्स्टिट्यूशनल अर्जेंसी एंड फॉरेंसिक क्लैरिटी और हमने कोर्ट से प्रार्थना की है कि दिस ऑनरेबल कोर्ट स्टैंड्स नॉट merely एट अ जुडिशियल क्रॉसरोड्स बट एट द थ्रेशोल्ड ऑफ सिविलाइजेशन preservation. When the state weaponizes development to erase history, the court must become both the sword and shield of the constitution. ये तथाकथित बांके बिहारी कॉरिडोर, इट इज अ टेक्स्ट बुक केस ऑफ कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, जिसको कि इन्होंने डेवलपमेंट का नाम दिया है, लेकिन ये डेवलपमेंट नहीं है, ये डेसेक्रेशन है, ये पूरी तरीके से विनाश है। ये प्रोजेक्ट it violates the 3 bedrock principles of constitutionalism. Number 1, procedural due process, Article 21, religious autonomy, Article 25 and 26, and cultural continuity under Article 29(1). इसके माध्यम से हमने कोर्ट को आगाह किया है कि intentions of the states are malicious from the beginning of this PIL. इस एप्लीकेशन के माध्यम से हमने ये भी आगाह किया है कि state is weaponizing this judgment or this order to grab the property of the temple and other religious institutions and also threatening the people of Vrindavan. उनसे एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में consent letter है। They want consent letter right by force. लेकिन वृंदावन वालों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, उन्हें कॉरिडोर के रूप में कोई भी कंसेंट अब तक प्राप्त नहीं हुई है। दूसरा, प्रशासन का उद्देश्य कॉरिडोर फर्स्ट एंड सेफ्टी लास्ट, क्योंकि कई कमेटी बैठी हुई थी जो कि एक सुधीर नारायण जो जस्टिस हैं उनकी एक कमेटी बनी थी, उन्होंने जांच की थी, जांच कमेटी बनी थी। एक सुलखान सिंह की भी रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि सबसे पहले जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म प्लान है उनको अप्लाई करिए, जिसमें कि आपका स्क्रीन्स लगाना आता है, आपके पंखे लगाने आते हैं, आपका सिक्योरिटी कैमरास इंस्टॉल करना आता है, दर्शनों के लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था होनी होती है। तो ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट के द्वारा अब तक नहीं की गई पिछले 2-3 साल में, तो गवर्नमेंट का उद्देश्य अगर सही होता, पवित्र उद्देश्य होता है इस कॉरिडोर के पीछे, तो जो सुलखान सिंह कमेटी की रिपोर्ट थी कि यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई जाए, छोटे मोटे ऑल्टरेशन मंदिर में किए जाए, थोड़ा सा दीवार को तोड़ के और बरांडा बड़ा कर दिया जाए, जिनमें बिल्कुल लो कॉस्ट, जिसमें केवल 1-2 लाख रुपए का खर्चा आया था, सरकार अब तक उनको भी नहीं कर पाई क्योंकि सरकार को सेफ्टी की कोई चिंता ही नहीं है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर विषय है सरकार का, मंदिर का ही विषय नहीं है, मंदिर के पदाधिकारियों का विषय नहीं है, सेवायतों का ये विषय नहीं है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई कमी आती है तो इसका जिम्मा स्टेट का है और स्टेट को जब सुलखान सिंह की रिपोर्ट के अनुसार और ये अमेंडमेंट अब तक कर देने चाहिए। स्टेट कॉरिडोर पहले चाहता है, सेफ्टी बाद में चाहता है। तो स्टेट के इंटेंशंस जो है वो शुरू से मैलिशियस हैं। दे वांट कॉरिडोर फर्स्ट एंड द सेफ्टी लास्ट, व्हाइल स्टेट को इंश्योर करना चाहिए कि सेफ्टी फर्स्ट एंड कॉरिडोर लास्ट। और कॉरिडोर बहुत बात का प्लान है, इससे पहले के 2 प्लान अगर आपने इंप्लीमेंट कर दिए होते तो शायद आपकी मंशा पर हमें संदेह नहीं होता। We are under a constitution which places the individual above the state. तो हमने माननीय न्यायालय से प्रार्थना की है कि माननीय न्यायालय एक न्यायिक चौराहे पर नहीं खड़ा है, अपितु हमारी सभ्यता की, हमारे संस्कृति की, हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी मान्यताओं की रक्षा की दहलीज पर स्थित है। जब राज्य विकास को इतिहास के विनाश का औजार बना लेता है तब न्यायालय को संविधान की ढाल और तलवार दोनों का काम करना होता है। मैं फिर से आपको बता दूं कि विवादित बांके बिहारी कॉरिडोर तथाकथित विकास परियोजना के नाम पर कार्यपालिका की छल पूर्वक शक्ति प्रयोग, जिसको हम कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर कहते हैं, इसका टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तकीय उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जो कागजों पर तो विकास के रूप में प्रस्तुत किया गया है, किंतु वास्तविकता में यह पूरे वृंदावन पवित्र धाम का अपवित्रीकरण
उसका विनाश करने के लिए बनाया गया है। ये योजना न तो किसी वैधानिक अधिदेश जिसको स्टैट्यूटरी मैंडेट बोलते हैं इस पर बेस्ड है, इस पर आधारित है, न ही इसमें धार्मिक सांप्रदायिक परामर्श लिया गया और न ही स्थानीय जन समिति और जन सहयोग से और सहमति से यह संपन्न हुई है। इसके माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के 3 मूलभूत स्तंभों का भी खुला उल्लंघन किया गया है। और अगर संविधान के अधीन न्याय का कोई अर्थ है तो वो ये है कि किसी भी व्यक्ति के इष्ट देव को विस्थापित करने से पूर्व उस व्यक्ति को सुनने का मौका दिया जाना चाहिए। ये न्याय का एक अविरल सिद्धांत है, अविचल सिद्धांत है, जिसको कोई काट नहीं सकता। हमने ये आवेदन बहुत ही गहन संवैधानिक श्रद्धा, धार्मिक आकुलता और माननीय न्यायालय की धर्मनिष्ठ लोकपाल की भूमिका में अटूट श्रद्धा और आस्था के साथ प्रस्तुत किया है, जो भारत की पवित्र परंपराओं का रक्षक है। हमने ये विनम्र लेकिन फोर्सफुली और दृढ़ रूप से ये कथन किया कि वर्तमान जो कॉरिडोर की स्थिति है ये एक आध्यात्मिक दृष्टिहीनता, स्पिरिचुअली टोन डीफ, स्थापत्य संवेदनहीनता, आर्किटेक्चरली डिसोनेंट तथा सांस्कृतिक रूप से विनाशकारी, कल्चरली कैटास्ट्रोफिक है। यह परियोजना यह ब्रिज की पारंपरिक थीम, थियोलॉजी, पारंपरिक वास्तु और रीतियों के प्रतिकूल जाकर धरोहर स्थलों के बड़े पैमाने पर विध्वंस एवं पवित्र परिक्रमा पथों का मानकीकृत कंक्रीटीकरण करना चाहती है। मित्रों, बहुत सारे मंदिर हैं जो कि तोड़े जा रहे हैं इस परियोजना के कारण। बहुत सारी समाधियां हैं जिनको तोड़ा जाना सुनिश्चित किया गया है। बहुत सारे ऐसे पुरातत्व विभाग से संरक्षित मंदिर हैं जिनको तोड़ने के लिए आज ये सरकार प्रतिबद्ध है। किसी एक मंदिर को निखारने के, सजाने के, संवारने के लिए आप पूरे और मंदिर जो उसकी पेरीफेरी में आए उसका विनाश कर देंगे, ये कहां का न्याय है? इट इज क्लियरली वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपको राइट प्रोवाइड करता है इक्वलिटी का। की गंभीरता और आध्यात्मिक निष्ठा के साथ हमने ये निवेदन किया है। श्री वृंदावन धाम कोई भूमि नहीं है, यह साक्षात आराधना का मूर्त रूप है। यह कोई ऐसा भूखंड नहीं है जिसे राजस्व कोड या नगर योजना अधिनियम की धर्मनिरपेक्ष व्याख्या के अनुसार मापा जा सकता है, जोन या वस्तुकरण इसका किया जा सकता है। वस्तुतः यह एक न्यायिक तीर्थ है। यह एक ऐसा पवित्र जीवित शरीर है जो धर्मशास्त्रीय परिभाषाओं और नित्य अनुष्ठानों से संचालित होता है, जिसे राष्ट्र की अंतरात्मा में प्रतिष्ठित किया गया है और संविधान की आत्मा उसका रक्षक है। इसे किसी अन्य दृष्टि से देखना एक देवता को विच्छेदन करने और एक सभ्यता को विस्मृत में भेजने के समान होगा। जिस प्रकार मानव शरीर में 7 द्वार होते हैं जिनसे चेतना का प्रवाह होता है, उसी प्रकार वृंदावन में 7 देवालय हैं जो 500 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। ये केवल स्थापत्य ढांचे नहीं है, अपितु श्रद्धा के अस्तित्वगत आधार है जो मिलकर ब्रज की पवित्र देह की संरचना बनाते हैं। इनमें से किसी एक के साथ छेड़छाड़ करना संपूर्ण ब्रज की पवित्रता को नष्ट करने के बराबर। ये जो कुंज गलियां हैं, कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को, कुंज बिहारी श्री हरिदास, तो ये जो कुंज गलियां हैं, जो छायादार और संकीर्ण पवित्र मार्ग है, ये कोई व्यापारिक गलियां नहीं है, अपितु दिव्य शरीर की धमनियां हैं। ये केवल यातायात नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्ध्वगमन को प्रभावित करती हैं, रासलीलाओं, परिक्रमा और नित्य अनुष्ठानों की ऊर्जा को वहन करती हैं। ये कोई सामान्य गलियां नहीं है जिनको कि आप चौड़ीकरण कर दोगे। ये नसें हैं वृंदावन की, अगर इनको चौड़ा कर दिया गया, इनके साथ छेड़छाड़ कर दी गई तो वृंदावन रूपी शरीर पूरा बीमार पड़ जाए। इन गलियों को चौड़ा करना या सीमेंट या कंक्रीट से पाट देना जैसे किसी जीवित हृदय की धड़कती धमनियों को शल्य क्रिया से निकाल देना जैसा है। यह संरचनात्मक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक विच्छेदन है। दिस इज सैक्रल रप्चर। यमुना नदी कोई जलधारा मात्र नहीं है, तो वृंदावन धाम की पवित्र देह की लसिका प्रणाली एवं शुद्धकारी धारा है। वन और कुंज इसके फेफड़े हैं और असंख्य घाट तथा मंदिर इसके संवेदी और ज्ञानेंद्रीय विस्तार है। ये सभी मिलकर एक अद्वितीय, अखंडी और अपूर्णीय आध्यात्मिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसमें किसी एक अंश का अपवित्रीकरण संपूर्ण धाम की आध्यात्मिक मृत्यु के समान है। यह कोई काव्यात्मक कल्पना नहीं है, तो संविधान द्वारा प्रदत्त मान्यता है, क्योंकि आर्टिकल 25-26 इन धार्मिक संरचनाओं को अविभाज्य धार्मिक प्रथा के रूप में संरक्षित करते हैं। आर्टिकल 29/1 इनकी सांस्कृतिक विशेषता की रक्षा करता है। आर्टिकल 51A/F और 51A/G राज्य एवं नागरिक दोनों पर इनकी रक्षा और संवर्धन का संवैधानिक कर्तव्य अधिरोपित करता है। संविधान मात्र एक दस्तावेज नहीं है, यह एक समूची सभ्यता की संचित अंतरात्मा है। और वृंदावन केवल एक भौगोलिक स्थल नहीं है, वह उस सभ्यता का जीवित हृदय है। यह आवेदन कोई सामान्य अधोसंरचनात्मक विवाद नहीं है, अपितु यह एक न्यायिक आह्वान है। भारत की आध्यात्मिक
संप्रभुता की रक्षा हेतु जो भारतीय संविधानों के अनुच्छेद 25, 26 और 29/1 में एम्बेडेड है, सन्निहित है। यहाँ विवादित केवल कुछ गलियों या मंदिरों का भाग्य नहीं है, अपितु संपूर्ण भक्त परंपराओं की आध्यात्मिक रचना, वृंदावन की पारिस्थितिक स्पंदनशीलता और सनातन परंपरा की धर्मशास्त्रीय निरंतरता दांव पर लगी हुई है। यह एक ऐसी निरंतरता जिसका रक्षा संविधान की औपचारिक वाणी करता है। वृंदावन कोई राज्य संचालित सौंदर्यीकरण योजना का रिक्त कैनवास नहीं है, वह एक पवित्र स्थल व्याकरण है जिसमें प्रत्येक कुंज एवं घाट श्री कृष्ण की लीलाओं का एक जीवंत श्लोक है। इसे टैबुला रासा, कोरा कागज मानकर शहरी पुनर्रचना की प्रयोगशाला बना देना श्री धाम की संपूर्ण आध्यात्मिक व्याकरण को बुलडोजर के नीचे रौंद देना जैसा है। विवादित बांके बिहारी कॉरिडोर योजना कोई तटस्थ विकास कार्य नहीं है, यह एक ऐसे दिव्य क्षेत्र की कार्यपालिका का पुनः कोडिंग है जिसे न तो धार्मिक अनुमति प्राप्त है, न संप्रदाय से परामर्श प्राप्त है और न ही कोई वैध संवैधानिक अधिस्वीकृति प्राप्त है। राज्य स्वयं को अगर ट्रस्टी कहता है तो उसे जन हितैषी संरक्षक की भूमिका में रहना होगा, किंतु जब वही राज्य लाभोन्मुख प्रायोजक, प्रॉफिट ड्राइवन प्रमोटर के रूप में व्यवहार करता है तो वह सार्वजनिक न्याय सिद्धांत, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन के अंतर्गत अपने न्यायशील दायित्व का खुला उल्लंघन करता है और संविधान की मूलभूत संरचना के अधीन अपनी नैतिक भूमिका को अपवित्र करता है, कलंकित करता है। माननीय न्यायालय से अब केवल विधिक त्रुटि के सुधार की अपेक्षा लेकर हम नहीं जाएंगे, अपितु उस अलिखित प्रतिज्ञा के संरक्षण की भी अपेक्षा करते हैं जो संविधान अपने नागरिकों से करता है कि आध्यात्मिक पहचान के साथ कोई भी सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक पहचान कोई सौदेबाजी का विषय नहीं है। धरोहर कोई व्ययोग संपत्ति नहीं है और धर्म की स्थापना कभी भी बुलडोजर के द्वारा विस्थापित नहीं की जा सकती। यह आवेदन संवैधानिक विनम्रता, भक्ति से प्रेरित आकुलता और इस माननीय न्यायालय की धर्म का लोकपाल तथा भारत की सभ्यता गत आत्मा का प्रहरी, सेंटिनल ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन सोल के रूप में अटल आस्था के साथ हमने प्रस्तुत किया है। और अगले वीक इसकी डेट लगने वाली है। देखें बिहारी जी क्या करते हैं और राजा रानी की क्या कृपा होती है। और सरकार के लिए बस मैं यही कहूंगा विद फोल्डेड हैंड्स कि सत्य के आख्यान में तुम आत्मा से थे चले, घूम फिर कर देह की गोलाइयों तक आ गए। सभ्यता के पंथ में ये तुम्हारी यात्रा देवताओं से शुरू की, राम 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 अब वहशियों तक आ गए। आज आप उन्हीं राम कृष्ण के मंदिरों को तोड़ने पर आ गए। तो आत्मावलोकन की बहुत जरूरत है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आपने हिंदुत्व का लबाना तो ओढ़ रखा है, लेकिन थोड़ा सा इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे तो आपको अपनी गलती का एहसास होगा। और मैं चाहता हूं कि कोर्ट का फैसला आए उससे पहले ही ये सरकार आगे आके ऐसी असंवैधानिक योजना को तुरंत वापस ले, तो ये सबके हित में